नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम आर्ट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है आपकी, उसकी बुक फर्स्ट का जो अध्याय यानी लेसन 6 है उसके बारे में, जिसका नाम है जल संसाधन। तो गाइज इसके अंदर हम पढ़ेंगे जल संसाधन के रूप में हमारे देश के अंदर जो जल है वो कितनी मात्रा में, और उसको हम किस हद तक किस किस प्रकार से यूज करते हैं, और हमारे देश के अंदर उसके जब हम यूज करते हैं तो उसके कारण क्या समस्याएं पैदा होती हैं, और साथ ही किस प्रकार से जल जो है हमारे देश के अंदर ह्रास की तरफ बढ़ रहा है, और हमने उसको बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उन सभी की चर्चा हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है। और ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा करता है। सो गाइज चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं जल संसाधन के बारे में हमारे देश के अंदर क्या स्थिति मौजूद है। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि जल संसाधनों के स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी ज्योग्राफी के अंदर 12th क्लास के अंदर आपको सबसे पहले यही बताना होगा कि जो जल के स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि जल जो होता है वो हर जगह पाया जाता है, लेकिन हम 4 आधारों पर स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो 4 जल के स्रोत होते हैं। एक तो पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल क्या होता है? नदियों में, तालाबों में, झीलों में, और इसी प्रकार का जो जल होता है हम उसको पृष्ठीय जल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद भौम जल। भौम जल मतलब होता है जो जमीन के अंदर जल है। जैसे आपने सुना होगा भूमिगत जल। जब हम नल वगैरह या नलकूप वगैरह लगाते हैं, समरसेबल वगैरह लगाते हैं, जो जमीन से पानी निकलता है ना, तो जमीन के अंदर के पानी को हम भौम जल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका वायुमंडलीय जल। तो वायुमंडलीय जल जो होता है गाइस वो आपका होता है जो आर्द्रता के रूप में, बादलों के रूप में जो वायुमंडल में मौजूद है उसको हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। तो तीसरा आपका ये हो जाएगा। और चौथा तो आप सभी को पता है महासागरीय जल। यानी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो जल की उपस्थिति है, जल के जो स्रोत है वो 4 हैं: पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो ये है कि देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक भी बताइए। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर, ये आपकी भारत वाली बुक है, आप सभी को पता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत को रिलेट करके ही हमको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, विश्व के अंदर के आंकड़े नहीं देने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी को पता है कि जब भी हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि जल की उपलब्धता के बारे में, तो आप सभी को पता है भारत के अंदर हर एक स्थान पर जल की मात्रा एक जैसी नहीं है, ना ही संसार के अंदर है। जबकि हम बात करें कि जिन इलाकों में नदियां बहुत हैं, जहां पर मौसमी वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर स्वतः ही जो जल है वो ज्यादा पाया जाता है। जबकि हम बात करें शुष्क इलाकों के बारे में, रेगिस्तानी इलाकों के बारे में, तो वहां जल स्वतः ही कम पाया जाएगा। तो इन्हीं निर्धारित करने वाले तत्वों के कारण जो जल की उपलब्धता है प्यारे बच्चों वो अलग अलग होती है हर स्थान पर। तो आपको अब यही बताना है कि किस स्थान पर कितनी है और साथ में भारत के अंदर उसकी क्या स्थिति है, कितना पानी जो है वो हमारे देश के अंदर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 4 पॉइंटों के माध्यम से समझाएंगे कि देश में संसार की सतह का लगभग जो है ना 2.45% यानी पूरी दुनिया का क्षेत्रफल अगर देखें तो भारत के पास 2.45% है। ठीक है ना। और जबकि हम जल के संसाधनों की बात करें तो पूरी दुनिया का जो जल संसाधन है भारत के पास 4% है। यानी जल तो भरपूर मात्रा में भारत के अंदर, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद देश में वर्षा से जो प्राप्त होता है जल हमको, यानी हमारे देश के अंदर जो वर्षा होती है उससे प्राप्त होने वाला जल भी बहुत ज्यादा है। वो है 4000 क्यूसेक किलोमीटर। यानी इतने दायरे में इतने बड़ा हमको जो इतनी मात्रा में जल मिलता है वो वर्षा से मिलता है। इसके बाद गाइस आपका तीसरा पॉइंट है कि सतह जल और पुनः प्राप्त योग्य जल जो है वो भारत के अंदर 1.869 क्यूबिक किलोमीटर जल हमारे देश के अंदर मौजूद है। और इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल, यानी इसमें से जो हम यूज करते हैं वो केवल 1.22 क्यूबिक किलोमीटर है। देखिए गाइज आपको यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं वो याद रखने ही पड़ेंगे, नंबर्स को याद रखने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपके जो अंक हैं प्राप्त होंगे जो पेपर में वो कम होंगे। इसीलिए कुछ आंकड़े तो आपको याद रखने ही होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के अंदर सतही जल और पुनः प्राप्त योग्य जो जल है उसको कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर 1.86 क्यूबिक किलोमीटर में है। जबकि हम जो यूज करते हैं वो 1.22 क्यूबिक किलोमीटर में यूज करते हैं। और जिसमें से मैं बताऊं सतही जल जो है हमको उपलब्ध होता है नदियों से, झीलों से और तालाबों से। मैं पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। और यही मुख्य स्रोत भारत में सभी नदियों में औसत प्रवाहिक प्रवाह जो है ना वो 1.869 क्यूबिक आंका गया। मतलब हमारे देश के अंदर कुल सतही जो प्रवाह है वो 1.869
क्यूबिक आंका गया। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भूमिगत जल संसाधन देश में कुल पुनः उपयोग योग्य भूमिगत जल संसाधन लगभग जो है ना हमारे देश के अंदर 432 क्यूबिक किलोमीटर है। इसका 46% जो भाग है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। वो देखेंगे, आपको बताना है कि जो भारत का कुल भूमिगत जल है गाइस, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर का, तो भारत के अभी तक जो हम पढ़ करके आए हैं वो सारा का सारा हमने कहीं ना कहीं जो है भौम जल के बारे में नहीं पढ़ा है, बल्कि सतही जल के बारे में पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ हम चौथे पॉइंट में जो जान रहे हैं वो ये कह रहा है कि भारत के अंदर कुल जो भूमिगत जल है जिसको आंका गया है वो लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर है, ठीक है। और इसका लगभग जो 46% भाग है, यानी 432 क्यूबिक किलोमीटर का 46% भाग जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। बेसिन मतलब मैदानी क्षेत्र जो गंगा बनाती है, ठीक है, या ब्रह्मपुत्र बनाती है। तो उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं नदियों के, वहां पर जो है आपको पता है कि पानी रिस करके जमीन में जाता है, और इसीलिए उन क्षेत्रों में 46% भाग जो है भारत के भूमिगत जल का पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जल के प्रमुख उपयोग क्या है। देखिए गाइस, ये तो बहुत जो है ना आसान सवाल है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि जल के जो प्रमुख उपयोग किए जाते हैं वो क्या है। आप इसको अगर वो जो पूछे 5 नंबर में तो सबको एक्सप्लेन कर देना। एक तो सिंचाई में यूज होता है, उद्योगों में यूज होता है, और शक्ति उत्पाद में यूज होता है यानी बिजली वगैरह बनाने में। इसके बाद मनोरंजन में भी यूज होता है, मछली पालन में यूज होता है, पीने के लिए भी यूज होता है, और परिवहन के लिए यूज होता है। तो मुख्य ये मैंने 7 तरीके बताए हैं जहां पर जलों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि और भी तरीके हैं जहां जल का प्रयोग होता है। इसके बाद गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में धरातलीय जल संसाधन और भौम जल संसाधनों की 5 विशेषताएं बताइए। देखिए गाइस, अभी अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो धरातलीय जल होता है वो पृथ्वी पर मौजूद नदियों, झीलों और तालाबों, झरनों में मौजूद होता है। साथ ही भौम जल जो होता है वो जमीन के अंदर होता है। अब दोनों ही की आपको 5 विशेषताओं के बारे में बताना है कि इनकी क्या विशेषताएं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूं। इसमें गाइस आपका पहला है कि धरातलीय जल जो है वो नदियों, तालाबों, झरनों, जलाशय वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे में बताओगे कि भारत में नदी जल का जो प्रमुख स्रोत है, मतलब भारत के अंदर जो धरातलीय जल है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रमुख स्रोत है वो नदियां हैं। तो भारत के अंदर 10,360 नदियां हैं, और प्रत्येक की सहायक नदियां भी मौजूद हैं। और हमने जो 10,360 नदियों की बात की है उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं केवल उन नदियों को शामिल किया है जिनकी लंबाई कुल मिलाकर के 1.6 किलोमीटर से अधिक है, यानी इससे छोटी नदियों को हमने शामिल नहीं किया है। तो इस प्रकार से जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से लंबी है, इन सभी हमारे देश की नदियों को मिला लिया जाए तो भारत के अंदर कुल नदियां जो हैं वो 10,360 हो जाता है। आपका तीसरा पॉइंट है कि औसत वार्षिक अनुमानित प्रवाह, यानी हमारे देश के अंदर अगर हम औसत देखें एक साल के अंदर नदियों द्वारा प्रवाहित होने वाला जो जल है वो कितना है, तो आप बता सकते हो कि 1869 बिलियन घन मीटर पानी जो है इतना हमारे देश के अंदर प्रवाहित होता है हर साल नदियों में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिसमें से हम बात करें तो 690 बिलियन पानी, यानी 1890 में से हम केवल 690 बिलियन पानी ही यूज में लाते हैं, यानी केवल 32% ही इसका यूज आता है। बाकी ये सारा पानी बह करके समुद्र में चला जाता है जिसका हम यूज नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद कुल धरातलीय जल का लगभग 60% जो पानी है, कुल धरातलीय जल का यानी नदियों द्वारा प्रवाहित जल का 60% जो पानी है वो 3 नदियों के द्वारा प्रवाहित होता है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर जो धरातलीय जल है यानी नदियों द्वारा बहा जाने वाला जल, उसका 60% पानी केवल 3 नदियों के माध्यम से ही प्रवाहित होता है। सो गाइस, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है या फिर कहें अगला पॉइंट है आपका कि भौम जल है ना। अभी अभी हमने बात की थी भौम जल की भी, तो भौम जल की भी आपको 5 विशेषता बतानी होंगी क्योंकि क्वेश्चन में यही उसकी मांग है। तो मैं आपको बताता हूं कि भारत में पुनर्भरणीय भूजल संसाधन, यानी जो दोबारा से यूज में हो जाता है, हमारी जमीन से जो निकाला जाता है, तो वो भारत के अंदर लगभग 433.9 अरब घन मीटर पानी है हमारे देश के अंदर, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो जलोढ़ मृदा में जल आसानी से रिसता है, अतः इन मैदानों में भूजल की उच्च संभावना पाई जाती है। जैसे जो जलोढ़ मृदा होती है गाइस वो रेतीली टाइप की होती है, और उसके अंदर से क्या होता है कि पानी जल्दी रिस करके यानी
अंदर बह करके चला जाता है। और जो भी जलोढ़ मृदा वाला इलाका है भारत का, वहां पर पानी ज्यादा पाया जाता है भूमि के अंदर। तो आप बताइए कि जलोढ़ मृदा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आसानी से पानी रिसता है, और इसीलिए जलोढ़ मृदा के मैदानी क्षेत्रों में भूजल की मात्रा वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। केवल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे भारत के जो भौम जल है उसका 19% भौम जल यही मौजूद है, केवल उत्तर प्रदेश। आपको बताइए कि उत्तर प्रदेश जलोढ़ मृदा से निर्मित एक सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में पथरीली भूमि सतह के कारण जो है ना भौम जल कम पाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जमीन के अंदर से जो पानी रिसता है, अगर वो पत्थर बीच में आया था तो पत्थर में से जल्दी रिसता नहीं है। तो इसीलिए जो पथरीली जमीन है भारत के अंदर, प्रायद्वीपीय भारत की, तो वहां पर जो भूमि का जल है यानी भौम जल है वो कम पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पांचवा पॉइंट। तो भौम जल के लगभग 42% भाग जो है ना वो कहाँ है, यानी भौम जल का अगर हम देखें इसका 42% यानी 433.9 अरब घन मीटर का जो 42% भाग है वो केवल पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है, इसका 42% भाग। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं छठे पॉइंट में। तो भारत में उपलब्ध भूजल यानी भूमि के अंदर का जल संसाधनों का जो है 37.23% अभी तक विकसित हो रहा है, यानी अभी भी हमारे देश के अंदर जो भौम जल है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नदियां प्रवाहित होती हैं, नदियों के पास का जो क्षेत्र होता है वहां पर जहां पर भी जलोढ़ मृदा वाला इलाका है या उसके अलावा भी जो इलाके हैं, धीरे धीरे उसके अंदर पानी रिसता चला जाता है और भौम जल हमारा विकसित होता चला जाता है। तो अभी भी वो ये कह रहा है कि भारत में उपलब्ध जो जल संसाधन है उसका 37.23% भाग अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी विकसित हो रहा है, वहां पर अभी भी जल की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि लैगून और पाश्चय जल क्या है और इसकी विशेषता बताइए। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैगून झील या पाश्चय झील क्या होती है या पाश्चय जल क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए गाइस हमको, आप सभी को पता है कि भारत एक बहुत ही बड़ा तटीय देश भी है, क्योंकि हमारे देश में लगभग जो देखा जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर जो अ, सीमा है वो समुद्र से लगती है। ठीक है ना। अगर इसके बावजूद की मैं बात करूं तो आपको पता है कि बहुत सारे इलाके जो है समुद्र से लगेंगे। तो लैगून झील क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये समुद्र का इलाका है। ठीक है। ये समुद्र का इलाका है, तो यहाँ समुद्र है पूरा, आप सभी को पता है। तो समुद्र के इलाके जो तट से लगते हैं उससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए कुछ दूरी पर एक गड्ढा बन जाता है, एक खड्डा बन जाता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर समुद्र का जल जमीन से रिस करके, दिखेगा नहीं, जमीन के अंदर से रिस करके इस खड्डे में इकट्ठा हो जाता है, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जो इसमें इकट्ठा होगा यानी समुद्र का जल जब रिस करके समुद्र के से थोड़ी दूरी स्थल भाग पर जमा हो जाता है, तो ये यहाँ पर जो झील बनती है उसी झील को हम लैगून झील कहते हैं, और इसका पानी खारा होता है। ठीक है ना, क्योंकि समुद्र का पानी रिस करके जाता है यहाँ पर। तो आई थिंक आपको लैगून झील के बारे में पता चल गया होगा कि लैगून झील क्या होती है। एक ऐसी झील जहां समुद्र का पानी रिस करके समुद्र के जो तटीय इलाके उससे कुछ दूरी पर स्थल भाग के अंदर इकट्ठा होता है, तो उसको लैगून झील कहते हैं। तो देखिए मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी है। भारत की समुद्री तटरेखा एक विशाल है और कुछ राज्य में समुद्री तट बहुत ही दूरित है, इसी कारण से बहुत सी लैगून झील हैं। लैगून झील समुद्र से कुछ दूरी पर स्थित जमीन से रिसकर समुद्र का पानी छोटे छोटे गड्ढों में जब जमा हो जाता है, इसी को हम लैगून झील कहते हैं। और भारत के अंदर इसकी निम्नलिखित विशेषताएं। ठीक है। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इन लैगून झीलों के बड़े जो है ना बड़े स्रोत हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में है ये, और वहां पर एक संसाधन का काम करते हैं। इसके बाद मैं बात करूं संसाधन का मतलब, यहाँ पर लोग जो है मछली पाल लेते हैं और कुछ और काम भी करते हैं। इसके बाद सामान्यतः इन जलाशयों का पानी जो है वो खारा होता है और इसका उपयोग मछली पालन के लिए करते हैं। चावल की कुछ निश्चित किस्म होती हैं जो खारे पानी से भी सिंचाई की जा सकती है उनकी, तो चावल की कुछ किस्मों की सिंचाई भी इस पानी से हो जाती है, साथ में नारियल की खेती भी इससे हो जाती है। तो इस प्रकार से लैगून झील का पानी भी भारत के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दक्षिण भारत के अंदर, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर ही समुद्र बड़ी मात्रा में मौजूद है। सो गाइज अब मैं आशा करता हूँ आपको ये लैगून से संबंधित सारे चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये इतना ही क्वेश्चन है, 4 नंबर या 3 नंबर में ही पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद ये गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइज ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में जल की मांग और उपयोग पर प्रकाश डालिए, यानी हमारे जो देश के अंदर मांग है वो कितनी है और हम उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो गाइज देखिए,
भारत जो है ना वो पारंपरिक रूप से देखा जाए तो एक कृषि प्रधान देश है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को 1/3 उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। वो कह रहा है कि जब हमारा देश इतना बड़ा कृषि प्रधान देश है तो हमारे देश के अंदर इसको विकसित करने के लिए हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं ताकि हमारे देश के अंदर किसानों की मांग को पानी की, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि के लिए सिंचाई तो चाहिए और कृषि की सिंचाइयों की मांग को पूरा करने के लिए हमारे देश के अंदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, ये सतलज नदी पर, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं गाइस, वो भारत के अंदर कृषि प्रधान जो देश होने के नाते जो सिंचाई के लिए मांग है उसको पूरा करने के लिए की गई है। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। वो कह रहा है कि किस लिए अधिक है, तो आप बोलोगे वास्तव में जो मांग है ना जल की वो सिंचाई के लिए अधिक है। पीने का तो जल फिर भी बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन सिंचाई के लिए बहुत बड़े मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए वास्तव में सिंचाई की जो मांग हो रही है वो ज्यादा है जल को। इसके बाद गाइस कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक जो उपयोग होता है प्यारे बच्चों वो कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का यानी धरातलीय मतलब जो आपका जो जमीन पर नदियों तालाबों और झीलों में मौजूद है, ठीक है ना, उसका 89 यानी 89% जो पानी है हम धरातलीय जल का वो करते हैं कृषि में यूज। इसके विपरीत भौम जल का, भौम जल मतलब आपको पता है जमीन के अंदर जो पानी है उसका हम 92% यानी अभी भी हमारे देश के अंदर 92% जो सिंचाई होती है वो भौम जल से होती है। जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का यानी उद्योगों के लिए हम जो नदियों का पानी है, तालाबों का पानी है, झीलों का पानी है वो केवल 2% यूज करते हैं और भौम जल का हम जो हमारा औद्योगिक सेक्टर है उसके अंदर 5% यूज करते हैं, ठीक है ना। और घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में 9% अधिक है। यदि हम बात करें जो घरेलू सेक्टर है वो उसके लिए भी यानी घर के काम करने के लिए भी हम धरातलीय जल से ज्यादा भौम जल को यूज करते हैं, यानी 9% का अंतर है। तो कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है, यानी अगर हम सबसे ज्यादा जल का उपयोग देखें तो कृषि सेक्टर में ज्यादा यूज होता है पानी का, और उसमें भी हम जो है ना धरातलीय जल का कम बल्कि भौम जल का जल ज्यादा यूज करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे घर के लिए यूज हो, चाहे फैक्ट्रियों के लिए यूज हो, चाहे आपका कृषि के लिए यूज हो, ठीक है ना। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है, यानी अगर हम देखें तो भविष्य के अंदर इनकी जो उपयोग है वो और बढ़ेगा क्योंकि हमारी मांग बढ़ती जा रही है, वो तो बढ़ने की संभावना है। देखिए अगर आप इसको भी देखें चित्र को, तो चित्र को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं ये धरातलीय जल है, ठीक है ना। ये धरातलीय जल निकासी है यानी निकालना है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि ये जो 9% जो यूज होता है धरातलीय जल का वो यूज होता है घरेलू कामों में, चाहे कपड़े धोने हो, पीना हो या कुछ भी घर के काम जो हम यूज करते हैं उसमें, यानी जमीन का जो पानी है यानी नदियों तालाबों और झीलों का पानी है उसका 9% पानी घरेलू यूजों में यूज होता है, और जो नदी तालाबों झीलों यानी जो आपका धरातलीय जल है उसका 9% पानी तो घरेलू यूज में और 2% पानी औद्योगिक यूज में, ठीक है, यानी उद्योगों में यूज होता है। जबकि धरातलीय जल का 89% पानी वो आपका कृषि में यूज होता है। इसके बाद गाइस भौम जल की निकासी मतलब हम भौम जल का प्रयोग जो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि घरों में यूज होता है भौम जल का वो 3% होता है, ठीक है। और इसके बाद औद्योगिक में जो इसका यूज होता है वो 5% होता है, और इसके बाद कृषि के अंदर भौम जल का 92% पानी यूज होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए दोनों जगह अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन हाँ एक जगह चीजें जो कॉमन देखने को मिलती है वो ये कि दोनों का ही पानी कृषि के अंदर भारी मात्रा में यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन भी लिखी है कि वास्तव में वर्तमान में जो भारत के अंदर जल की मांग है वो सिंचाई के लिए अधिक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये आपको क्वेश्चन था, लिखना था, ये चित्र बनाने के अगर आप बनाओगे तो आपको नंबर जरूर ज्यादा मिलेंगे। और इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। ये कह रहा है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, या भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारक बताइए, व्याख्या कीजिए। वो कह रहा है कि भारत के अंदर सिंचाई की आवश्यकता क्यों बढ़ती जा रही है, सिंचाई के लिए पानी की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, हमको सिंचाई के लिए पानी क्यों जरूरत है, वो ये कह रहा है पहला तो।
और इसके पीछे बढ़ने का कारण क्या है? सिंचाई की मांग के लिए पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, कारण बताना है हमें इसके पीछे का। तो गाइज मैं आपको एक बार बता दूं, 5 नंबर में ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में ये। सो गाइज मैं आपको बताता हूं कि भारत जो है ना, भारत सभी को पता है कि भारत प्रमुख सिंचाई के लिए यूज करता है जल का पानी, ठीक है, यानी जल हमारे देश के अंदर सिंचाई के लिए ही ज्यादा यूज होता है। और भारत एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, इसीलिए सिंचाई की मांग अधिक है। देखिए उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं वहां पे जो गर्मी ज्यादा पड़ती है, और गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण जमीन की जो नमी होती है वो जल्दी सूखती है, और उस नमी को पूरा करने के लिए हमें सिंचाई तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए सिंचाई की मांग ज्यादा है। और सिंचाई की मांग बढ़ती है, उसके निम्नलिखित कारण हैं, मैं आपको एक एक करके सारे बताता हूं, ठीक है। तो गाइज इसमें पहला पॉइंट है आपका कि वर्षा का असमान वितरण। देखिए गाइज आप सभी को पता है कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे राज्य हैं जो अभी भी पूरी तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा वर्षा के पर ही निर्भर रहते हैं, यानी सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। और देश में संपूर्ण वर्षा का जो है ना वो अभाव है, वो बराबर नहीं होती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम होती है। इसीलिए भाई जब वर्षा ही नहीं होगी तो पानी तो चाहिए सिंचाई के लिए, और सिंचाई के लिए ही हमको जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आसमान जो है हमारे देश के अंदर वर्षा होती है। जैसे हम बात करें गुजरात में 86.6%, और राजस्थान में 77.2%, मध्य प्रदेश में 66.5%, और महाराष्ट्र के अंदर 65%, उत्तर प्रदेश के अंदर 58.2%, पश्चिम बंगाल में 57.6%, और तमिलनाडु में 54 दशमलव जो है ना 7% अभाव बना रहता है। इसीलिए इनकी मांगों को पूरा करने के लिए हमें जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है सिंचाई के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और आगे की बात बताता हूं। अधिकांश वर्षा ऋतु में होती है, मतलब जो हमारे देश के अंदर अधिकांश जो वर्षा होती है वो वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए शुष्क अवधि में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा के बिना कृषि कार्य संभव नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए वर्षा होती है, इसके बाद सूखे जो महीने आते हैं उनके अंदर क्या किया जाए? कृषि नहीं की जाएगी क्या? कृषि तो की जाएगी, इसीलिए सूखे महीनों के अंदर सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद मानसूनी जलवायु। देखिए हमारे भारत की मानसूनी जलवायु है जहां केवल कुछ ही यानी 3 या 4 महीने तक ही वर्षा होती है गाइस, उसके बाद शेष महीना जो है सूखा बना रहता है, इसीलिए उन महीनों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही वर्षा जो है गाइस वो बहुत ही परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब इस साल ज्यादा हो गई तो आने वाले 3 साल वर्षा बहुत कम होती है, तो क्या उन 3 सालों में खेती नहीं की जाएगी क्या? तो आपको ये समझना होगा कि वर्षा बहुत परिवर्तनशील होती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो ज्यादा के समय तो हमको ये सोचना पड़ता है कि कैसे हम इसको ठिकाने लगाएं, उसके बाद कम तो ज्यादातर ही कम ही होती है, ज्यादा बहुत कम होती है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई की आवश्यकता केवल वर्षा की मात्रा प्रति वर्ष निश्चित नहीं है। मतलब आप देखिए वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर भी अगर देखा जाए तो वर्षा की मात्रा प्रति वर्ष निश्चित नहीं है कि होगी ही होगी, कम भी हो जाती है। वर्षा वाले क्षेत्र भी सूखे रह जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की भिन्नता बहुत अधिक है, यानी देखिए जहां पर ज्यादा होती है वो भी प्रभावित होते हैं, लेकिन जहां कम होती है वर्षा वो ज्यादा प्रभावित होते हैं वर्षा की परिवर्तनशीलता से। इसी कारण आप देखिए इसीलिए वर्षा के दिनों में कभी कभी सूखा होता है तो कभी कभी कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसीलिए सिंचाई के बिना भारतीय जो कृषि है और उसको हम मानसून का जुआ कहते हैं, यानी मानसून अच्छा तो बल्ले बल्ले और वरना थल्ले थल्ले, यानी आपको समझना होगा मानसून अच्छा है तो बहुत बढ़िया और नहीं तो सब बेकार, इसीलिए कृषि को हम मानसून का जुआ कहते हैं। इसके बाद आपको चौथे पॉइंट में लिखना है कि वर्षा की अनिश्चितता, यानी केवल वर्षा का आवागमन और पश्चागमन ही अनिश्चित नहीं है, अपितु इसकी निरंतरता और गहनता भी अनिश्चित है। मतलब आना और जाना ही अनिश्चित नहीं है, बल्कि इसकी निरंतरता यानी कितना लगातार रहता है, कितना गहन है, वो भी जो है अनिश्चित है। इसमें उतार चढ़ाव के कारण कृषि को सिंचाई की आवश्यकता चाहिए होती है, सिंचाई की सुविधा चाहिए होती है, इसलिए सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद कुछ फसलों के लिए जल जो है अधिक मात्रा में चाहिए होता है, यानी कुछ फसलें ऐसी होती है गाइस जिसमें जल बहुत ज्यादा लगता है, जैसे गन्ना, चावल, जूट आदि। जो हम बात करें इन फसलों को अन्य फसलों की अपेक्षा पानी अधिक चाहिए होता है, जो सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, वर्षा के द्वारा नहीं। तो इसीलिए हमको जो है कुछ फसलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद छठा पॉइंट है अधिक उपज देने वाली फसलें।
सो गाइस देखिए, ऐसी फसलें जो अधिक उपज देती हैं उनमें उच्च उत्पादक प्राप्त करने के लिए निरंतर पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो बहुत मात्रा में पैदावार देती हैं, और वो बहुत मात्रा में पैदावार कब दे सकती हैं? जब भरपूर मात्रा में उन्हें सिंचाई मिलेगी। तो ऐसी फसलों को अगर हमें पैदा करना है, ऐसी फसलों को अगर हम चाहते हैं कि हो हमारे देश के अंदर, तो उनके लिए भी तो पानी चाहिए ना। तो अधिक पैदावार देने वाली जो फसलें हैं उनकी निरंतर सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़ती है पानी की। इसीलिए विकसित सिंचाई वाले क्षेत्रों में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव देखा गया। देखिए गाइस, आपने देखा होगा कि जहां पर सिंचाई अच्छी थी, केवल हरित क्रांति को हमने वहीं पर लाभ देखा। मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति सभी को पता है 1969 के दौर में भारत के अंदर हुई थी, और इसके अंदर HYV बीजों का प्रयोग किया गया था, और इसके लिए हमने पॉलिटिकल साइंस में भी चर्चा की थी। वहां से भी आप जाकर के इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए थे। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि हरित क्रांति का लाभ केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही ज्यादा हुआ। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की भरपूर मात्रा में जो है ना वो संसाधन उपलब्ध थे, इसीलिए उनको जो तो ज्यादा लाभ मिला। जबकि हम बात करें अधिक उपज देने वाले क्षेत्र जो जहां पर सिंचाई नहीं थी, उनको लाभ नहीं मिला। तो इसीलिए कह रहा है कि अधिक उपज देने वाले क्षेत्रों को भी लाभ तभी मिल सकता है जब सिंचाई की मात्रा भरपूर हो उन क्षेत्रों में, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसके बाद 7वें पॉइंट में लिखोगे कि लंबा वर्धन काल। देखिए गाइज, लंबा वर्धन काल हो सकता है आपको हिंदी में समझना आए, लेकिन मैंने इसीलिए इंग्लिश में लिख दिया आपकी समझ के लिए कि लॉन्ग ग्रोइंग सेशन। कुछ हमारे देश के क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर बहुत लंबे समय तक बुआई की जाती है। यानी बुआई मतलब खेतों में फसलें बोई जाती हैं। तो जब खेतों में हम बहुत लंबे समय तक फसलें बोते हैं, तो फसलों को बोने के लिए पानी तो चाहिए। तो उन लंबे वर्धन काल को ध्यान में रखते हुए हमें सिंचाई की सुविधाएं की आवश्यकता पड़ती है। सो गाइस, ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा। इसकी मैं बता रहा हूं संभावना ज्यादा है, सही है। तो इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल संसाधनों की किन्हीं 3 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भारत में जल संसाधन की किन्हीं 3 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। क्या समस्याएं हैं? तो देखिए, पहली बात तो जल की उपलब्धता की समस्या, यानी हमारे देश के अंदर जल की जो उपलब्धता है वो भरपूर मात्रा में नहीं है। पृष्ठीय जल का कुल अनुमानित उपलब्ध मात्रा जो है वो पृष्ठीय जल में अगर हम देखें तो वो है 1869 अरब घन मीटर। इसमें से केवल हम गाइस 690 अरब घन मीटर ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी सब वेस्ट जाता है। तो ये वेस्टेज ज्यादा हो रही है, समस्या है। एक तो कम है, ऊपर से वेस्टेज भी ज्यादा है। इसके बाद उपयोग की समस्या, पीने और सफाई के लिए जल की आपूर्ति जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। यानी पीने के लिए, सफाई के लिए जल जो है वो आधारभूत आवश्यकता है। लगभग 90% नगरों में जल की आपूर्ति की जा रही है, किंतु आज भी आधे से अधिक गांवों में सुरक्षित पेयजल नहीं है। मतलब नगरों में तो फिर भी 90% जल की आपूर्ति हो जाती है, लेकिन गांव में आज तक जो है पीने के पानी की समस्या का बनी हुई है, ठीक है ना। इसके बाद गुणवत्ता की समस्या। देखिए, भारत में जल प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है, यानी उसकी गुणवत्ता में निरंतर कमी आती रहती है भारत के अंदर। और जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जो है वो घरेलू जल अवशिष्ट, यानी घर से जो निकलने वाले वेस्ट पदार्थ है ना, वो जल की गुणवत्ता में कमी लाते हैं। तो ये हैं 3 आपकी जल से संबंधित समस्याएं जो आपको लिखनी है अपने एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? आपको बताना है कि क्यों हमें इसे बचाना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर। तो गाइस, पहला है इसमें जल अभाव वाला देश, यानी हमारे देश के अंदर जल का अभाव है। पहली बात करते हैं कि वार्षिक वर्षा का औसत जो है ना वो 118 सेंटीमीटर है। यानी हमारे देश के अंदर वार्षिक वर्षा जो होती है औसतन वो 118 सेंटीमीटर है। इस तरह देश को वर्षा से प्राप्त जो जल है वो केवल कितना है? 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर, इतना जल प्राप्त होता है, ठीक है। इतने ही जो जल हमको वर्षा से मिलता है, और ये जो जल है वो सभी कामों के लिए अपर्याप्त है। देश के कुछ भागों में स्थायी तथा कुछ भागों में अस्थायी जल संकट बना हुआ है। देखिए, कुछ तो कहीं कहीं पर अस्थायी रूप से जल का संकट रहता है कि चलो ठीक है, कभी कभी ठीक हो जाता है वहां पर, लेकिन कुछ राज्य तो ऐसे हैं गाइस जहां पर हमेशा ही जल का संकट बना रहता है, तो उसको कहते हैं स्थायी संकट वाले राज्य। तो इसीलिए हमको इसको बचाना होगा, क्योंकि हमारे पास भरपूर मात्रा में नहीं है। इसके बाद वर्षा का कुछ ही समय होना। देखिए, वर्षा भी हमारे देश के अंदर कुछ समय होती है। देखिए, वर्षा केवल 4 महीने ही होती है। 80% वर्षा इन्हीं 4 महीनों में होती है। शेष समय हमारा देश का वो सूखा रहता है। देखिए, 80% जो हमारी वर्षा है वो केवल 4 महीने में होती है, और बाकी सब
अगर हम देखें तो 4 महीने में से हटा दोगे तो कितने 8 महीने वो सूखे रहते हैं, तो पानी तो बचाना पड़ेगा ना हमें। इसके बाद वर्षा का असमान वितरण, हमारे देश के अंदर कहीं कहीं तो वर्षा बहुत अधिक होती है और कहीं कहीं वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए जल का संरक्षण अधिक है। इसके बाद आपका है बढ़ती हुई मांग, देश में सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी जल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, जैसे उद्योगों के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, आवश्यकताओं के लिए जो है ना वो मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन मांगों को पूरा करने के लिए जल तो जो उपलब्ध है वो तो नहीं बढ़ रही ना, जल तो उतना ही है, लेकिन मांग तो तेजी से बढ़ रही है। और उस मांग को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, संरक्षण करके, ठीक है। इसके बाद प्रदूषण कम करके, गांव व नगर में मल जल की तथा औद्योगिक अवशिष्ट जल की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी गंदे पानी की और जो है ना बहुत ज्यादा उपलब्धता बढ़ती जा रही है, क्योंकि चाहे नगर हो चाहे गांव हो, दोनों ही जगह जल को भारी मात्रा में गंदा किया जा रहा है। सारा प्रदूषित और अनुपचारित जो जल है, यानी बिना काम का जल देश की नदियों में बहा दिया जाता है। जो गंदा पानी होता है ना वो सब नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे सिंचाई तक नहीं होती है, मतलब ऐसा जल जो सिंचाई भी नहीं कर सकता है, ऐसा पानी नदियों में बहा दिया जाता है। इसलिए जल संरक्षण की आवश्यकता है, यानी अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो वो जल जो भी है वो भी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए हमको जल संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। इसके बाद गाइज आपका अगला है कि वाराणसी पहुंचने से पहले उन 2 नगरों के नाम बताओ जहां गंगा सबसे अधिक प्रदूषित होती है, यानी गंगा जो है वाराणसी पहुंचने से पहले कहां कहां सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, तो आप बोलोगे कानपुर और इलाहाबाद, ठीक है। ये 2 राज्य आपके नाम याद रखने हैं। इसके बाद आपका अगला है कि जल प्रबंधन की व्याख्या कीजिए, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जल प्रबंधन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, जल प्रबंधन से तात्पर्य है कि मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल के संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, यानी जो हमारा धरातलीय जल है और जो हमारा भौम जल है उसको इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, उसका इस तरीके से प्रबंधन किया जाए जिससे क्या है कि हम अपनी मांगों को भविष्य में भी पूरा कर सके। यानी जल प्रबंधन का मतलब होता है धरातलीय जल और भौम जल के एक व्यवस्थित प्रयोग से है, यानी उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए, उसकी उपलब्धता में कमी ना आए। तो इसके लिए जो भी हम प्रबंध करते हैं उसको प्रबंध को हम कहते हैं जल प्रबंधन, या फिर कहें जल संभर प्रबंधन, यानी जल की गुणवत्ता और उपलब्धता में कमी ना आए किसी भी प्रकार से, उसके लिए जो हम योजनाएं बनाते हैं वो जल समर प्रबंधन के अंदर आती है। तो इसके अंतर्गत बहते हुए जल को रोकना, यानी जो फालतू में जल बहता है उसे रोकते हैं हम। पुनर्भरण करते हैं, यानी जहां पर जल ज्यादा खत्म हो गया है वहां पर कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते ताकि वो अपनी जो क्षमता है दोबारा से प्राप्त कर सके। कुएं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन पुनर्भरण में शामिल है। देखिए क्या करते हैं हम, कुएं से तो अक्सर आपने सुना होगा पानी निकाला जाता है, लेकिन कभी कभी जब हम कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं बचता है तो उसके अंदर हम कुएं के अंदर पानी डाल भी देते हैं, जिससे क्या है रिस्क करके दोबारा से जमीन के अंदर चला जाए वो पानी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि ये जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं उसके लिए जो भौम जल है वो भी कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है, उसकी जो प्रभावशाली जो चीजें होती हैं, यानी उसके जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उसको कम करने के लिए है। तो आपको ये समझना होगा। देखिए इसके बाद विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधन प्राकृतिक और मानवीय संसाधन के संरक्षण, पुनरुत्थान और विवेकपूर्ण उपयोग को शामिल किया जाता है। अगर हम देखें बड़े तौर पर क्या है जल प्रबंधन, तो आप बोलिए कि बड़े तौर पर हम जितने भी प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे और मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्थान और विवेकपूर्ण उपयोग, यानी पानी का एक तो संरक्षण, पुनरुत्थान यानी दोबारा से उसको अपना जो क्षमता प्राप्त कर लेने देना, और उनका विवेकपूर्ण प्रयोग, ये जल प्रबंधन के अंतर्गत आता है, ये उद्देश्य है उसका। और देखिए उद्देश्य के अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना, यानी हम दोनों में, यानी प्राकृतिक संसाधनों में और मानवों में जो हम यूज कर रहे हैं उसको संतुलन स्थापित करना, वही जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से समुदायों के सहयोग पर निर्भर करती है, यानी ये कब सफल होगा, जब सब देश के लोग, यानी सभी देश के समुदाय, हमारे देश के जो लोग हैं वो एक साथ आएंगे, तब जाकर के ये सफलतापूर्वक जो है ना कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, वो ये है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रमों का 5 बिंदुओं द्वारा वर्णन कीजिए, यानी उन्होंने किस तरीके से इसके लिए काम किए हैं, ठीक है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें हो, ठीक है। तो प्राकृतिक दृष्टि से एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, यानी जो जल संभर क्षेत्र होता है वो प्राकृतिक दृष्टि से एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है जिसका एक ही बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, और जो
इसे मृदा और जल संरक्षण की इकाई बना देता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपयोग जो है वो किए गए हैं। जैसे हम बात करें, कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि का उपचार, यानी जो कृषि योग्य भूमि है और गैर कृषि योग्य भूमि है उसको ठीक करना। अपवाह धाराओं का उपचार, यानी जो धाराएं बहती हैं उनका भी उपचार किया जाए, फालतू में ना बहे वो, इधर उधर इसका पानी ना खराब हो। फिर कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता को सुधारना। तो जल संवर्ग के अंदर आपने देखा होगा कृषि योग्य भूमि है या कृषि गैर कृषि योग्य भूमि है, उनको पहले डिफाइन कर लीजिए और उसके हिसाब से हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं, उसके हिसाब से ही उसको पानी दें। जल संवर्ग कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, साथ ही सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों के सूक्ष्म प्रबंधन पर बल देना। ठीक है ना, यानी जो अगर हम जल संवर्ग को बढ़ाना चाहते हैं तो सामुदायिक यानी सभी को साथ लेकर के प्राकृतिक संसाधनों को जो इस तरीके से यूज करने पर बल देना जिससे वो नुकसान ना हो। तो ये सब कहीं ना कहीं उठाए गए कदम है केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करो, जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि भारत की सरकारें जो हैं वो जल संरक्षण यानी जल संभर विकास के लिए कार्यरत है। मतलब कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अब नीतियों की बात करनी है तो मैंने नीतियों के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बाद जो है स्टेट नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड भी बनाया गया, यानी ये तो है केंद्र की निगरानी में काम करेगा और ये जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जिसको हम एसपीसी बोलते हैं तो वो स्टेट के नियंत्रण में काम करेगा के साथ मिलकर के, यानी ये दोनों साथ मिलकर के 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की करेगा, यानी कर रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के कहना है कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और साथ में स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और उन्होंने 507 स्टेशनों पर राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि उनकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। इसके बाद गाइस वैधानिक व्यवस्थाएं, वैधानिक व्यवस्था मतलब कानून जो हमने बनाए हैं उनका सफल जो है क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना कि वो सफलतापूर्वक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। जैसे हम बात करें जल अधिनियम जो 1974 में आया था जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण। साथ में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया था 1986 में, फिर प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाए थे। परिणाम यह निकला कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग जो थे वो नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। यानी अब जो सरकारें हैं वो जितने भी हमने कानून बनाए हैं उनके ऊपर भी निगरानी रख रही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने कानून बनाने के बावजूद भी 97 में देखा गया है कि 251 प्रदूषण फैलाने वाले नदियों को और तालाबों को गंदा करने वाले उद्योग वो नदियों के किनारे स्थापित किए जा रहे हैं। तो इसका भी अब जो है सरकारें काम करने लगी। इसके बाद जल उपकार अधिनियम 1977 जिसका उद्देश्य था प्रदूषण को कम करना, उसके भी गाइस वो सीमित प्रभाव हुए। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिप्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट इस दिशा में भी काम कर रही है कि जल उपकार अधिनियम भी आया था उसका भी लाभ नहीं मिल पाया, उसके बावजूद हमारे देश के अंदर जल के महत्व को और प्रदूषण को इसी तरीके से जो है ना वो जारी रखा गया। इसके बाद जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावी ढंग से कमी लाई जा सकती है और इस दिशा में अब गवर्नमेंट सोचने लगी है कि भाई लोगों को शामिल किया जाए, गांव वालों को शामिल किया जाए और कृषि कार्यों में, घरेलू उद्योगों में, सभी में जो प्रदूषक निकलते हैं उसको कम करने की दिशा में अच्छा तरीके से काम किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तीसरा पॉइंट ये हो गया आपका। चौथा पॉइंट में आप बताओगे कि केंद्र सरकार ने एक स्कीम लागू की थी जिसका नाम था हरियाली परियोजना। यह केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित जल संभर विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य था ग्रामीण जो जनसंख्या है उसके पीने के लिए, सिंचाई के लिए और मत्स्य पालन के लिए, वन रोपण के लिए जल संरक्षण को उपयोगी बनाना। ये थी आपकी हरियाली परियोजना जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। इसके बाद दो परियोजनाएं और लाई गई थी लेकिन वो परियोजनाएं आपको याद रखनी है वो राज्य सरकारों के लिए लाई गई थी। जैसे हम बात करें नीरू मीरू, नीरू मीरू का जो अर्थ है वो है जल और आप। ठीक है, नीरू मतलब होता है जल, मीरू मतलब आप। तो ये कार्यक्रम लगाया गया, ये कहाँ लाया गया तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है, इसके बाद एक और कार्यक्रम आया जिसमें अरवारी पानी संसद था, ये कहाँ लाया गया तो ये अलवर राजस्थान में लाया गया। जिसके अंतर्गत क्या था, जिसके अंतर्गत ये दिखाया गया कि हम विभिन्न सहयोग से जल संग्रहण संरचनाएं अर्थात
हम अंतःश्रवण तालाब, जैसे हम जोहड़ की खुदाई की जाएगी और रोक बांध बनाए जाएंगे। यानी इसमें क्या किया गया कि हम तालाब बनाएंगे, बांध बनाएंगे और वर्षा के पानी को संग्रहण करेंगे और उस पानी को संग्रहण करके हम अपने भैंस पोहे के लिए, और साथ ही हम अब इसके बाद की बात करें तो जब हम वर्षा का जल किसी जोहड़ में, तालाब में इकट्ठा करते हैं तो वो रिस करके जमीन में भी जाता है। इसके कारण जो भौम जल है उसकी भी मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो तमिलनाडु में अपने घरों के अंदर जो है जल संग्रहण संरचना को बनाया गया और आवश्यक कर दिया गया। मतलब हर घर के अंदर तमिलनाडु के अंदर क्या किया गया, वो जल को सुरक्षित करने के लिए वो आवश्यक कर दिया गया। गाइस, तमिलनाडु के अंदर किसी भी इमारत का जब निर्माण हम करते हैं तो बिना जल संग्रहण के नहीं किया जा सकता है। वहां पर आपको जल संग्रहण करना ही पड़ेगा, यानी उसको सुरक्षित करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इमारत बना सकते हो। इसके बाद गाइस आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है कि वर्षा जल संग्रहण के भिन्न भिन्न तरीके कौन कौन से हैं। मतलब आप बता सकते हो कि वर्षा के जल को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, आप मकानों की छत पर गिरे वर्षा के जल को संग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपकी बुक के अंदर देखिए चित्र बना करके समझाया गया। आप बुक को जरूर जो है देख सकते हो। अपने इस चैप्टर को आपको दिखेगा, एक चैप्टर के अंदर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप बी में बताओगे तो खेतों और गांव में तालाब बना सकते हैं। मैंने बताया था कि खेतों में तालाब बना दीजिए, गांव में तालाब बना दीजिए, क्या होगा, वर्षा का जल वहीं तो इकट्ठा हो जाएगा। मेड़बंदी कर दीजिए, यानी दीवार बना दीजिए इस तरीके से खेतों के चारों तरफ। जब वर्षा होगी तो मेड़ों से बह करके ना पानी इधर उधर नहीं जाएगा, पानी में ही जो है ना, जो है पानी खेत में ही रह जाएगा। मेड़ का मतलब होता है चारों तरफ, जो हम एक पट्टी बना देते हैं ना मिट्टी की इकट्ठा करके, एक तरीके से छोटे से बांध समझ सकते हो आप, छोटे छोटे से बांध चारों तरफ से हम बना देते हैं खेत के, वो मेड़ कहलाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि खेत के अंदर ही रहता है वो पानी, हम उसको खेती के लिए यूज कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेती करके कर सकते हैं, सीढ़ीदार खेती करके हम खेत जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। रोक बांध बना सकते हैं, यानी बांध भी बना सकते हैं। और जल रिसाव तालाब बना सकते हैं, यानी हम ऐसे तालाब बना दें जिससे क्या जमीन के अंदर रिस करके पानी जा सके, उसमें छेद कर दें किसी भी मशीन से। ठीक है, तो जब वर्षा होगी तो वर्षा के बाद उस तालाब का पानी रिस करके जमीन के अंदर चला जाएगा। वन रोपण कर दिया जाए और साथ ही खेतों की गहरी जुताई की जाए। खेतों की जब हम गहरी जुताई करेंगे गाइस, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जमीन के अंदर तक पानी जाएगा, इससे क्या होगा, संग्रहण होगा जल का। गाइस, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय जल नीति आई थी 2002 के अंदर, उनकी 3 विशेषताएं क्या थी। तो गाइस, पहला है जल संसाधन के लिए नदी बेसिन को एक इकाई के रूप में लिया गया था। मतलब जल संसाधन जो है उनको हमें यूज करना है, और साथ ही जो नदियों के बेसिन है, यानी नदियों के द्वारा बनाए गए जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर मैंने पहले ही बताया था कि वहीं पर ज्यादा जल पाया जाता है, क्योंकि रिस करके पानी वहीं इकट्ठा होता है। ठीक है, इसके बाद पीने योग्य पानी की आपूर्ति को सबके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमने क्या बनाया कि पीने की पानी सब तक पहुंचे, सबको पीने का पानी मिले, ये राष्ट्रीय जल नीति 2002 की एक विशेषता थी। साथ में तीसरी विशेषता बताओगे, जल आपूर्ति को नियमित तथा भौम जल के अनावश्यक उपयोग को रोकने पर जोर देगी। मतलब जो हम गलत तरीके से जल को यूज कर रहे हैं, साथ में भौम जल को हम बेमतलब में प्रयोग में जो ला रहे हैं उसको हम कम करेंगे, उसको रोका जाएगा। इसके बाद गाइस कि लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूकता दी जाएगी और उनको समझाया जाएगा जल को वेस्ट नहीं करना है, ना ही उसकी गुणवत्ता को खराब करना है। इसके बाद आपका अगला है कि किन्हीं 2 नगरों के नाम बताइए जहां पर यमुना सबसे अधिक जो है वो प्रदूषित होती है। तो आप बताइए, वाराणसी और कानपुर में। वैसे तो कानपुर में तो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है नदी यमुना। ठीक है, उसके बाद वाराणसी में भी जो है यमुना नदी प्रभावित होती है, गंदी होती है। इसके बाद आपका अगला है कि भारत में संभावित पृष्ठीय जल संसाधनों के वितरण का वर्णन कीजिए। यानी अब हम बात करेंगे जो पृष्ठीय जल है, यानी आपका धरातलीय जल है, उसके संसाधनों की संभावनाओं के बारे में। ठीक है, कि कहां पर कितनी संभावना है। तो भारत में संभावित पृष्ठीय जल नदियों, तालाबों और झीलों में पाया जाता है। भारत में हिमालय तंत्रों का भरपूर जल संसाधन उपलब्ध है। मतलब जो हमारा हिमालय तंत्र नदियां हैं उनके अंदर भरपूर मात्रा में जल संसाधन मौजूद है। के एल राव के अनुसार भारत में कुल जो नदियां हैं उनकी संख्या 10,360 है। नाम याद रखना, के एल राव। इसमें भारत के समस्त नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह जो होता है वो 1869 अरब घन मीटर जो है पानी प्रवाहित होता है। जैसे यानी इतना कुल हमारे देश के अंदर नदियों में पानी बहता है हर साल।
और इसमें से केवल हम 32% पानी ही यूज में लाया जाता है, और कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% पानी जो है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होकर के आता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। भारत में सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह जो है वो 73 अरब घन मीटर है। यानी सिंधु नदी को देखा जाए, आप सभी को पता है सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, और उनका सबका अगर हम देखें भारत के अंदर औसत वार्षिक प्रवाह, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु नदी जो है उसकी 5 सहायक नदियां हैं बड़ी, और उसमें से 3 लगभग वो पाकिस्तान चली जाती हैं। तो भारत के अंदर अगर जितना भी प्रवाहित जल है उसका, तो उसका 73 अरब घन मीटर है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जल उनकी सहायक नदियों सहित क्रम से जो है ना, गंगा नदी के अंदर जो है वो इतना है, और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर इतना। यानी हमारे देश के अंदर गंगा नदी का पानी 501 जो है ना अरब घन मीटर, और साथ में 537 ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है वो अरब घन मीटर भारत के अंदर प्रवाहित होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां संसार की सबसे बड़ी नदियों में से एक हैं। भारत की सभी नदियों का वार्षिक जल प्रवाह विश्व की सभी नदियों के कुल वार्षिक प्रवाह का 6% है। यानी भारत के अंदर जो नदियों में पानी बहता है वो पूरे विश्व की नदियों के पानी का 6% है। यानी हमारे देश के अंदर जो प्रवाहित जल होता है नदियों में, वो पूरी दुनिया की नदियों की 6% पानी हमारी नदियों में बहता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला है कि दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 4 प्रमुख नदियां हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। इनमें जो प्रवाहित होने वाला जल है वो है 275 अरब घन मीटर। यानी इतना जल जो है हमारी दक्षिण भारत की, यानी कहें प्रायद्वीप नदियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर प्रवाहित होता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला है कि वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक और सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो अगर हम वर्षा का जल संग्रहण कर लें तो उसके आर्थिक लाभ क्या होंगे और सामाजिक लाभ क्या होंगे। ठीक है। तो आपको पता ही है, इसके बारे में बताता हूं कि वर्षा जल संग्रहण भौम जल के पुनर्भरण की एक तकनीक है। मतलब हम भौम जल जो है हमारा, उसको हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं, पुनर्भरण कर सकते हैं। इसमें स्थानीय रूप से वर्षा का जल एकत्रित करके भौम जल भंडारों को भरना होता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो इकट्ठा करके वर्षा के जल को यूज करते हैं और भौम जल को भरते हैं, जिससे भौम जल के जल पटल में जल की जो कमी ना रहे, और इस तरह से लोगों के स्थानीय मांगों की पूरी भी हो सके। इसके आर्थिक और सामाजिक लाभ तो होते ही होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। जल की जो निरंतर मांग है वो पूरी होती रहती है। नालियों को रोकने वाले सतही प्रवाह को कम करना। ठीक है। यानी जो हमारा भौम जल है, जो हम निकलता है वर्षा का पानी नालियों से होते हुए इधर उधर फालतू में बहता है, उसको कम करते हैं हम। सड़कों पर जल भराव को रोकना और प्रदूषण को घटाना। भौम जल की गुणवत्ता को सुधार कर उसे बढ़ाना, अपरदन को रोकना, और ग्रीष्म काल में जल की आवश्यकताओं को पूरा करना। इससे क्या होता है, ये इसके सामाजिक और आर्थिक मूल्य हैं गाइस, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं इसके द्वारा। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके बाद आपका है कि रक्षित सिंचाई और उत्पादक सिंचाई में अंतर स्पष्ट कीजिए। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्षित सिंचाई और उत्पादक सिंचाई क्या होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ रक्षित सिंचाई के बारे में। रक्षित सिंचाई का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना होता है। यानी इसमें हम फसलों को रक्षित करने के लिए सिंचाई करते हैं, ज्यादा भरपूर मात्रा में सिंचाई नहीं करते हैं, सिर्फ रक्षा करने के लिए, उसकी आर्द्रता की कमी के कारण वो नष्ट ना हो जाए, यानी पानी की कमी के कारण वो मर ना जाए। इस उद्देश्य से जो सिंचाई की जाती है उसको हम कहते हैं रक्षित सिंचाई। ठीक है। रक्षित सिंचाई के अंतर्गत वर्षा की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। यानी वर्षा जब नहीं होती है पूरी भरपूर मात्रा में तब हम सिंचाई करते हैं। ठीक है। वर्षा की कमी के कारण, तो वो कहलाती है रक्षित सिंचाई। इसका उद्देश्य होता है अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना। यानी आर्द्रता मतलब नमी उपलब्ध कराना, ना कि सिंचाई या ना कि भरपूर मात्रा में पानी देना। इसका जो उद्देश्य होता है रक्षित सिंचाई का, वो अधिक से अधिक मात्रा में जो आर्द्रता है ना उसको मुहैया कराई जाए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं उत्पादक सिंचाई। उत्पादक सिंचाई का जो उद्देश्य होता है वो फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना, यानी भरपूर मात्रा में जितनी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार। ये खेती के उद्देश्य से किया जाता है, ताकि इसमें रक्षा नहीं, इसमें पैदावार चाहिए उनको, ना कि आपको इसके अंदर फसलों को सुरक्षित करना है। ठीक है ना। इसके बाद गाइस आपका अगला पॉइंट है दूसरा, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। यानी मैंने बताया था जो उत्पादक सिंचाई होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार प्राप्त करना उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य निर्धारित क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना, यानी भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है। यानी अब आपका रक्षित सिंचाई और उत्पादक सिंचाई दोनों में अंतर हो गया होगा। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो गाइस ये है कि देश में सिंचाई के विभिन्न संसाधनों में सापेक्षिक महत्व के
परिवर्तन का वर्णन कीजिए। यानी अब हमारे देश के अंदर जो है, अब ये देखना है हमें कि किस संसाधन से हमारे देश के अंदर सिंचाई ज्यादा हो रही है और क्या परिवर्तन हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर सिंचाई का जो मुख्य स्रोत होता है गाइस, वो भौम जल है। हम पढ़ करके भी आए हैं, मैंने चित्र भी बताया था आपको। ठीक है, भौम जल का ही ज्यादा प्रयोग करके हम सिंचाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तुलना में कितना कहाँ कितना हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि 1950 तक नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन थी। मतलब नहरें 1950 तक प्रमुख साधन थी। नहरें की भागीदारी लगभग 40% थी हमारे देश के अंदर। यानी 1950 तक नहरों के द्वारा ज्यादा सिंचाई की जाती थी, 40%। 1950 के बाद नहरें द्वारा सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत जो है ना, अनुपात में देखा जाए कुएं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई क्षेत्र की तुलना में घटता चला गया। यानी अब 1950 के बाद अगर हम देखें, जो हम पहले सिंचाई करते थे नहरों से, और वो लगातार कुएं की तुलना में, नलकूपों की तुलना में घटता चला गया। और 1999 और 2000 में घट करके ये जो पहले 40% हुआ करता था गाइस, वो 31.3% रह गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताओगे कि इसी प्रकार तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र का अनुपात 1950 में गाइस 17.3% था गाइस, जो घट करके 1999 से 2000 तक जो केवल 4.7% रह गया। तालाबों द्वारा सिंचाई का महत्व समय के साथ साथ कम हो गया, जबकि कुएं और नलकूपों से सिंचाई का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 1950-51 में कुएं और नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती थी वो मात्र 28.7% होती थी गाइस, जो बढ़ करके 1990-91 में 51.5% हो गई गाइस, तथा 2000 तक बढ़ते बढ़ते 58.8% तक इसमें वृद्धि हो गई। यानी कुएं तथा नलकूपों द्वारा, ये सारा भौम जल ही यूज होता है गाइस, कुएं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई का महत्व बढ़ने के कारण नलकूपों में डीजल तथा विद्युत पंखों का आरंभ हो गया। यानी अब हमने देखा होगा डीजल से जो है, जनरेटर से जो आपने देखा होगा पानी निकाला जाने लगा। फिर जो है आपका बिजली से बड़ी बड़ी मोटरें लग गई, उनसे पानी निकाला जाने लगा। यानी अब इनका जो है आरंभ शुरू हो गया। सो गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमारे देश के अंदर सिंचाई के विभिन्न साधनों का जो महत्व है वो कैसे बदल रहा है, कैसे परिवर्तन आया। सो गाइज, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था और ये वीडियो आज की यही समाप्त होती है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा आपने, तो गाइज डैम श्योर आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।